दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 के सामान्य अध्ययन यानी जीएस का प्रश्न पत्र जो 22 फरवरी 2015 को आयोजित की गई थी। दोस्तों ये प्रश्न पत्र जो है आपके पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों के रिवीजन और आगामी रणनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रश्न पत्र। दोस्तों इस पेपर का जो पहला प्रश्न है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आईसीटी में सी का अर्थ क्या है। आपसे पूछा गया है प्रश्न कि आईसीटी में सी का अर्थ क्या है। दोस्तों आईसीटी का पूर्ण विस्तार या फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का पूर्ण विस्तार होता है दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार से देखिए तो सी का अर्थ हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन यानी संचार। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि कंप्यूटर मेमोरी का मापन किस में किया जाता है। ऑप्शन है आपके किलोग्राम, लीटर, बाइट्स या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कंप्यूटर मेमोरी का मात्रक या मापन बाइट्स में किया जाता है। दोस्तों 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों मोजिला क्या है। आपसे पूछा गया है कि मोजिला क्या है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र या फिर सर्च इंजन। तो दोस्तों मोजिला आपका वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी देखिए एक तरह से कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है। ऑप्शन है आपके पीसी, सीपीयू, मदरबोर्ड या मोडेम। तो सही उत्तर है मोडेम। दोस्तों मोडेम एक ऐसी युक्ति है जिसका फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है और ये एक डिवाइस होती है जो किसी डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है और जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे डीमॉड्यूलेटर करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। तो मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों MAN। मैन का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए मैन का जो फुल फॉर्म ऑप्शन में दिए गए हैं मुंबई एरिया नेटवर्क, मेगा एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मद्रास एरिया नेटवर्क। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मैन का फुल फॉर्म MAN जो कंप्यूटर यानी कंप्यूटर सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत में प्रथम विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। पंतनगर वर्तमान में उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में स्थित है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 17 नवंबर 1960। तो देखिए ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था जो 1960 में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया था और 1972 में इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया था। तो याद रखिए भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत के कौन से प्रदेश ने सबसे पहले प्लास्टिक के बैग यानी कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों अगस्त 2003 में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया था। हरियाणा ने 2011 में, 2018 में उत्तर प्रदेश ने प्लास्टिक पर बैन लगाया था और इस प्रकार यूपी जो है हमारा उत्तर प्रदेश प्लास्टिक पर बैन लगाने वाला 18वां राज्य बना था। तो सही उत्तर 19वां राज्य बना था दोस्तों। यूपी जो है हमारा ये प्लास्टिक पर बैन लगाने वाला 19वां राज्य बना था। इसने 2018 में प्लास्टिक पर बैन लगाया था। लेकिन प्रश्न जो पूछा गया है सबसे पहले प्लास्टिक के कैरी बैग पर प्रतिबंध हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों सामाजिक वानिकी के अंतर्गत किस प्रकार के वृक्षों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन है आपके फलदार वृक्ष,
चारे उपलब्ध कराने लायक, ईंधन लायक या बहुउद्देशीय प्रकार। तो दोस्तों सामाजिक वानिकी के अंतर्गत बहुउद्देशीय प्रकार के वृक्ष लगाए जाने का जो है इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में ईंधन, चारा, लकड़ी और छोटे मोटे वन उत्पादों की पूर्ति करने वाले पेड़ लगाने के कार्यक्रम के लिए सामाजिक वानिकी या सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा राज्य सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। ऑप्शन है आपके देखिए कर्नाटक, केरल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटक। देखिए कर्नाटक राज्य सबसे अधिक कॉफ़ी या कहवा का उत्पादन करता है, उसके बाद केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। तो सही उत्तर सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य हमारा कर्नाटक है। अगला प्रश्न है किस प्रकार के आम में बीज नहीं होता है। यही प्रश्न एक दूसरे तरह से पूछा जाता है कि आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है, आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, रत्ना, बम्बई ग्रीन, कृष्णभोग या सिंधु। तो सही उत्तर है सिंधु। दोस्तों सिंधु जो है ये बीज रहित आम की प्रजाति है। ये रत्ना और अल्फांसो प्रजाति की संकर प्रजाति है, जिसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने विकसित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूफी संतों में अजमेर को किसने अपना घर बनाया था। ऑप्शन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख मुबारक शाह। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए आए थे और अजमेर में बस गए थे, वहीं उनकी मृत्यु हुई और अजमेर में उनकी मजार स्थित है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, आपको बताना है। तो सही उत्तर आप जानते भी हैं, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था, जिसका कार्यकाल 1833 से 1835 था। वारेन हेस्टिंग्स फोर्ट विलियम कॉलेज प्रेसिडेंसी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, जिसका कार्यकाल 1773 से 1785 था। और दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया गया था। तो सही उत्तर है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक था और वारेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, आपको बताना है। लखनऊ, मद्रास, बेलगांव या कराची। तो सही उत्तर ऑप्शन सी बेलगांव। दोस्तों महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो सम्मेलन कब हुआ था 1924 में आयोजित किया गया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित को तिथिवार लगाकर कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्वदेशी आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना, काकोरी ट्रेन डकैती और असहयोग आंदोलन। इसमें से आपको क्रम से या इसको एक क्रम में सजाना है। तो स्वदेशी आंदोलन का जो समय है वो 1905 ईस्वी है। कैबिनेट मिशन योजना फरवरी 1946 है, देखिए 1946। काकोरी की ट्रेन डकैती दोस्तों 1925 में हुई थी और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 4, 3 और 2। पहले स्वदेशी आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, फिर काकोरी ट्रेन डकैती और सबसे बाद में कैबिनेट मिशन योजना। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए कि किस राज्य में सुइल नदी परियोजना है। तो उत्तर है दोस्तों सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश यानी HP हिमाचल प्रदेश में सुइल नदी परियोजना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन कोई नहीं हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सुइल नदी परियोजना चल रही है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपके असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल। तो सही उत्तर है केरल में। दोस्तों सबसे पहले भारत में मानसून केरल में पहुंचता है और यहाँ से अरब सागर से चलने वाली मानसूनी हवाएं उत्तर की ओर बढ़ती हैं। तो सबसे पहला राज्य जहाँ पर मानसून सबसे पहले पहुंचता है वो है केरल।
अगला प्रश्न है CBDT किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा रहता है, आपको बताना है। CBDT दोस्तों, CBDT का फुल फॉर्म है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। तो ये दोस्तों CBDT आयकर से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT को सौंप दिए गए और इसे राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, CBDT या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि देखिए, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये प्रश्न अब देखिए अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से स्थापित हो गया है। वैसे भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और नीति आयोग दोस्तों द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो नीति आयोग का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से एक नया थिंक टैंक नीति आयोग स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केलकर समिति किस विभाग से संबंधित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है केलकर समिति का संबंध वित्त विभाग से है और केलकर समिति दोस्तों वित्त मंत्रालय के सलाहकार रहे डॉक्टर विजय केलकर इस समिति के अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया गया था। एक समिति प्रत्यक्ष कर कानून में सुधार के लिए और दूसरी समिति अप्रत्यक्ष करों में संशोधन के बारे में नियुक्त की गई थी। अगला प्रश्न राज्य व्यवस्था से है। आपको बताना है कि भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है। चेयरमैन, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अध्यक्ष या स्पीकर। दोस्तों, निचला सदन क्या होता है? ये निचला सदन जो है हमारा लोकसभा होता है। लोकसभा अध्यक्ष या जिसको हम स्पीकर कहते हैं, ये निचले सदन की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है कमला प्रसाद बिसेसर कहाँ की प्रधानमंत्री रही हैं। तो दोस्तों, कमला प्रसाद बिसेसर जो हैं ये ट्रिनिडाड और टोबैगो की प्रधानमंत्री रही हैं और ये ट्रिनिडाड और टोबैगो की 7वीं लेकिन पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं, जिनका कार्यकाल 26 मई 2010 से 9 सितंबर 2015 तक था और वर्तमान में ट्रिनिडाड और टोबैगो के प्रधानमंत्री कीथ रोली हैं। तो कमला प्रसाद बिसेसर दोस्तों ये ट्रिनिडाड और टोबैगो की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं 2010 से 2015 तक। अगला प्रश्न है आगामी सार्क सम्मेलन या दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन का सम्मेलन कहाँ होने वाला है। ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, नेपाल और जापान। तो देखिए यहाँ पर कोई भी जो उत्तर है आपका सही नहीं होगा, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट या सबसे लास्ट 18वां सार्क सम्मेलन काठमांडू नेपाल में आयोजित हुआ था नवंबर 2014 में। 2016 का जो सम्मेलन था ये 15 से 19 नवंबर 2016 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित होना था, लेकिन उड़ी में जम्मू कश्मीर में भारत हमले के बाद भारत सहित 6 देशों के बहिष्कार करने के कारण ये सम्मेलन रद्द कर दिया गया था। उसके बाद से अभी सार्क का सम्मेलन नहीं हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। आगामी सार्क शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, इसका अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है भारत संचार निगम लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं। तो जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय BSNL की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण थी दोस्तों, लेकिन वर्तमान में BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम हैं। तो मैरी कॉम इस समय वर्तमान में BSNL की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ओणम का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ओणम केरल में मनाया जाता है और ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है जो राजा महाबली के स्वागत में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान सा, साइना नेहवाल किससे जुड़ी हैं। तो अभियंत्रण यानी इंजीनियरिंग, खेल, सेना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों साइना नेहवाल खेल से जुड़ी हैं और ये प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 2009 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार, 2009-10 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जिनको CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये यूपी स्पेशल यानी यूपी जीके से संबंधित प्रश्न है। लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। दोस्तों सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, पेडागोगी किससे जुड़ा हुआ है? आपको बताना है। लेबोरेटरी, जिम्नेजियम, लाइब्रेरी या टीचिंग यानी प्रयोगशाला, व्यायामशाला, पुस्तकालय या पठन पाठन से? तो सही उत्तर है पेडागोगी दोस्तों, ये पठन पाठन से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कोठारी कमीशन किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है कोठारी कमीशन दोस्तों शिक्षा से संबंधित है। व्याख्या देख लेते हैं। कोठारी आयोग की नियुक्ति जुलाई 1964 में डॉक्टर DS कोठारी, जिनका पूरा नाम दौलत सिंह कोठारी है, इनकी अध्यक्षता में किया गया था। और इस आयोग में सरकार को शिक्षा के सभी पक्षों में प्रक्रमों के विषय में राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा, साधारण सिद्धांत और नीतियों की रूपरेखा बनाने का सुझाव दिया गया। कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च यानी विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना नवंबर 1956 में एक संवैधानिक संस्था के रूप में हुई थी। और UGC के वर्तमान में 7 क्षेत्रीय केंद्र पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलुरु और दिल्ली में स्थापित हैं। अगला प्रश्न, और ये जो हम दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, इसका आखिरी प्रश्न 30वां प्रश्न है कि शोध में यानी रिसर्च में एक व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों। दोस्तों रिसर्च में या शोध में एक व्यक्ति को वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों होना चाहिए, तभी निष्कर्ष जो हैं सही हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो था ये असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में जो आयोजित हुई थी उसके सामान्य अध्ययन का हमने प्रश्न पत्र हल किया है। 2014 में ये परीक्षा 4 चरणों में आयोजित की गई थी और हमने ये जो प्रश्न पत्र हल किया है ये इसके 3rd फेज का प्रश्न पत्र था। इसका 4था चरण का प्रश्न पत्र भी हम कल हल करेंगे। इसके बाद आगामी वर्षों के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के GS के प्रश्न पत्र हम हल करेंगे। दोस्तों इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के जो पॉलिटिकल साइंस है और हिस्ट्री, इन दोनों के पुराने प्रश्न पत्र कुछ यहाँ पर चैनल पर पड़े होंगे, लेकिन जो प्रश्न पत्र बाकी रह गए हैं उनको भी हम आगे कवर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।